नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 नेटवर्क की नई पहल डॉक्टरप्रेन्योर्स में। मैं हूं आपके साथ रविकांत मित्तल। कोरोना महामारी के दौरान हेल्थ केयर सेक्टर में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। जैसे वर्चुअल केयर और रिमोट मेडिसिन की मांग बढ़ी तो टेली कंसल्टेशन में भी तेजी देखने को मिली, जिससे मेडिकल सेक्टर में तरक्की के कई नए रास्ते खुले हैं। हालांकि हमारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स यानी जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए पेशेंट केयर और सोशल एंटरप्राइज दोनों को एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन डॉक्टर एंटरप्रेन्योर कैसे बने, इसलिए TV9 नेटवर्क इन योद्धाओं को फोकस में रखकर ये सीरीज शुरू कर रहा है, जिसमें हम रेडीनेस फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रैक्टिस मैनेजमेंट, ब्रांड बिल्डिंग और पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट जैसे विषयों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है कि बदलते डायनेमिक्स के साथ ही डॉक्टर्स खुद को नए अवसरों के लिए तैयार कर सकें। हमारी इस पहल में मशहूर डॉक्टर्स, डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ साथ मेडिकल एसोसिएशन भी जुड़ेंगी और ये समझने की कोशिश करेंगी कि हम कैसे डॉक्टरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले अपने जो एमिनेंट गेस्ट हैं उनसे आपका परिचय कराता हूं। मेरे साथ हैं डॉक्टर सुचिन बजाज, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं उजाला सैग्नेस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के। और डॉक्टर सुचिन बजाज एक बहुत ही मॉडल है हमारे इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि पहले उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, उसके बाद वो मैनेजमेंट भी उन्होंने किया। IIM कलकत्ता से उन्होंने स्ट्रेटेजिक एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स किया। तो मतलब डॉक्टरी के साथ साथ वो एंटरप्रेन्योर का काम भी समझते हैं। और जो इनके हॉस्पिटल्स हैं वो छोटे शहरों में हैं, जहाँ पर वो छोटे शहरों के उपचार के लिए और नए नए टेक्निकल डिवाइस के माध्यम से प्राथमिक जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उनको पहुँचाने की इनकी आगे की योजना है। दूसरे जो मेरी मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर पुनीता हसीजा जी, जो कि IMA फरीदाबाद में चौथी बार उसकी अध्यक्ष बनी है, प्रेसिडेंट बनी है और खुद भी एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इनकी जो एसोसिएशन है वो डॉक्टर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है। हमारे जो तीसरे गेस्ट हैं रजत गर्ग, जो कि टेक्नोलॉजी के योद्धा हैं और इन्होंने एक नहीं दो नहीं कम से कम 3 स्टार्टअप्स अभी तक शुरू किए हैं। एक सबसे पहले इन्होंने सिंपली शुरू किया था, जो कि एक ई-कॉमर्स का स्टार्टअप था। उसके बाद इन्होंने एक सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए स्टार्टअप शुरू किया और इस समय ये माय उपचार के फाउंडर हैं, जो कि जिसका मोटो है कि कोई भी मेडिकल जो सुविधा है वो भाषा के वजह से किसी को ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो इनका ऐप है या इनका जो पोर्टल है वो हिंदी और बहुत सारी भाषाओं में है। तो ये 3 गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी के साथ देश के कई हिस्सों से हमारे साथ 30 से ज़्यादा डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं जूम के ज़रिए, जो कि इस चर्चा में हिस्सा लेंगे और ये बाद में इनको हम सवाल पूछने का भी मौका देंगे, जो हमारे एमिनेंट गेस्ट स्टूडियो में हैं उनसे। डॉक्टर सुचिन, मैं आपके पास सबसे पहले आऊँगा कि आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की, उसके बाद आप IIM कलकत्ता में चले गए और वहाँ पर आपने एडवांस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स किया। उसके बाद भी आपने कई यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में कई सारे मैनेजमेंट के कोर्सेज किए। तो डॉक्टर और एंटरप्रेन्योर, हमारे शो का नाम भी है डॉक्टरप्रेन्योर, तो आप इसके लिए काफ़ी एकदम फिट मॉडल बैठते हैं। तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर्स के लिए एंटरप्रेन्योर होना कितना ज़रूरी है? देखिए रविकांत जी, मेरे ख्याल से तो हर डॉक्टर ही एंटरप्रेन्योर है। अगर आप MBBS करके एक अपना क्लिनिक खोलते हैं तो भी आप एंटरप्रेन्योर हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हमें MBBS या MD के दौरान वो कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता है। एक पर्टिकुलरली जैसे स्ट्रक्चर्ड कोर्स कहते हैं, वो हमें सिखाया नहीं जाता है कि कैसे आपको अपना क्लिनिक सेटअप करना है, कैसे कैश फ्लोज मैनेज करने हैं, कैसे बिजनेस प्लान बनाना है। तो मैं तो एंटरप्रेन्योर बन गया एक गलती से। एक जैसे कहते हैं ना, किसी ने तालाब में धक्का दे दिया और मैं गिर गया और फिर तैर के सोचता रहा कि मुझे किसने धक्का दिया है, बट किसी ना किसी तरह पार निकल गए। और एक्चुअली मैंने ये सारे कोर्सेज़ किए जब मैं बिज़नेस में घुस चुका था काफ़ी अच्छी तरह। मैं एक सुपर स्पेशलिटी कोर्स कर रहा था दिल्ली के अमंग्स द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स में, और वो छोड़ के मैंने काम करना अपना शुरू किया। उसकी कहानी थी कि मुझे समझ में आया कि एक नीड है वहाँ पर, छोटे शहरों में एक ज़रूरत है कि हम उनको एक हाई क्वालिटी सर्विसेज दें जो कि नहीं मिलती थी उनको। तो आपको सिर्फ एक नीड आइडेंटिफाई करनी होती है एज एन एंटरप्रेन्योर, और बाकी सब चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं। तो जितने मैंने कोर्सेज किए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेके किंग्स कॉलेज लंदन और IIM कलकत्ता, उन सब ने ये कॉन्सेप्ट को सिर्फ वैलिडेट किया है और मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि जो हम कर रहे हैं वो गलत नहीं है, वो ठीक रास्ते पर है। तो ज़्यादा अनुभव क्या अच्छा रहा, डॉक्टर बनना या फिर एंटरप्रेन्योर बन जाना? मुझे लगता है डॉक्टर तो मैं अभी भी हूँ वो मैं कभी छोड़ नहीं सकता, वो मेरा दिल उसी में है। 8-9 साल मैंने उसकी पढ़ाई की है,
तो डॉक्टर तो मैं छोड़ नहीं पाऊंगा जब तक मुझे लगता है कि मैं अपने पेशेंट्स को खुद नहीं देखूं, उनके खुद नहीं समझूं क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं कभी भी ढंग से उनका इलाज या प्लान नहीं कर पाऊंगा। इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप में कहते हैं वाटरमेलन इफेक्ट, कि अगर आप डीपली अंदर जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के तो सब कुछ लाल लाल होता है, पूरा खून फैला होता है, वहाँ सब कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप बाहर से उसको देखते हैं दूर से तो सब कुछ हरा हरा अच्छा लगता है। तो जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे आपको वो लाल और खून और वो प्रॉब्लम्स नज़र ही नहीं आएंगी। तो डॉक्टर तो मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को देख सकूँ, बट ऑफ कोर्स टाइम की लिमिटेशन में। जी रजत जी, आपके पास आऊँगा कि आप डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन आप अपने प्लेटफॉर्म पर माई उपचार पर सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा कर लिया आपने, और आपने वहीं पे मरीजों को भी इकट्ठा किया जो उनको केयर चाहिए। और मैं कहीं पढ़ रहा था करीब 5 करोड़ से ज़्यादा लोग आपके जो इतने प्लेटफॉर्म हैं उससे जुड़े हुए हैं। तो ये जो आपने सोचा कि केवल अंग्रेजी नहीं दूसरी भाषाओं में होना चाहिए, या आपका जो मोटो है कि भाषा किसी का बैरियर नहीं होना चाहिए स्वास्थ्य सुविधा मिलने के लिए, इस सोच के पीछे क्या कारण था? तो इससे पहले हम एक कंपनी चला रहे थे शिम्पली, जिसका आपने मेंशन किया था। तो उसमें हम देश की जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच रहे थे। तो हमने बीच में उसको हिंदी में कन्वर्ट किया और आयुर्वेद की सेल बहुत बढ़ गई। तो जब हमने ध्यान से देखा तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हिंदी भाषा में मेडिकल कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है। जब हम कैंसर के इलाज सर्च करते हैं गूगल पे जाके तो पता चलता है वहाँ पर लिखा होता है डॉक्टर का दावा 9 दिन में कैंसर का इलाज, ये जूस पियो और 45 दिन में कैंसर छूमंतर। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि भारत जैसे देश में जहाँ पर लोगों के पास डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, एक्सेस नहीं है, वहाँ पर अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप देश विदेश में देखो, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कंटेंट देखते हैं, जबकि डॉक्टर की एक्सेस का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। तो हमने वो सोच के इसको स्टार्ट किया। जब हमने शुरू किया तो हमसे बहुत लोगों ने कहा कि लोग अभी अभी ऑनलाइन आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो और कितने लोग हैं जो ऑनलाइन आके इस कंटेंट को देखेंगे, क्योंकि सबका मानना था कि ये दुनिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि दिल्ली के बाहर तो लोग रहते ही नहीं हैं, मुंबई के बाहर तो लोग हैं ही नहीं। तो जब हमने ये बनाया तो हम खुद भी एक्चुअली काफ़ी अचंभित थे कि पहले 6 महीने में ही 0 से स्टार्ट होके 10 लाख लोग इसको देखने लगे, हर महीने आने लगे, और वो सिलसिला चलता रहा। तो हमारा बड़ा सिंपल सा गोल है कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारा मानना ये है कि एक आर्टिकल को लिखने में चाहे 5 दिन लग जाएं, हम 5 दिन लगाएंगे, लेकिन उसमें पूरी रिसर्च होगी, पूरा सब कुछ कवर्ड होगा, डॉक्टर से बात करके लिखा जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि 200 बीमारियां हैं, उन 200 बीमारियों में 99% चीज़ें कवर हो जाती हैं तो हम 200 ही बीमारियां लिखेंगे। 6000 बीमारियां हैं, हम हर एक के बारे में लिख रहे हैं। तो वो हमारा कमिटमेंट है। जी, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि रेडीनेस फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आप तो डिजिटल स्फीयर में काम करते हैं, तो आपका क्या मानना है कि डॉक्टर्स के लिए डिजिटल को अपना लेना कितना ज़रूरी है आज के समय में, खासकर कोरोना के बाद? ऐसा है, कोरोना से पहले पेशेंट भी और डॉक्टर भी दोनों ही डरते थे कि अगर नहीं देखा तो क्या होगा। लेकिन कोरोना काल में जो बहुत अच्छी चीज़ हुई वो ये हुआ कि दोनों का ये डर दूर हो गया। पेशेंट को भी पता चला कि ठीक हो सकता हूँ बिना मिले, डॉक्टर को भी पता चला कि मैं सुविधा दे सकता हूँ बिना मिले। और भारत सरकार ने जो टेलीमेडिसिन की गाइडलाइन निकाली उससे काफ़ी सपोर्ट मिली इस पूरे एफर्ट में। तो अब मेरा तो ये मानना है कि मैं 5 साल बाद सोचता हूँ कि कितने लोग डॉक्टर से मिलने जाएंगे खांसी जुकाम बुखार इस तरह की चीज़ों के लिए, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी जा रहा होगा। हाँ, जैसे मैडम बात करती हैं डिलीवरी की या सर्जरी होनी है, कोई सीरियस मुद्दा है, तो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो वैसे ही चलेगा। तो मेरे हिसाब से अब ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, लोगों को, दोनों ही डॉक्टर और मरीजों को पता चल गया है कि ऐसे भी ये चीज़ हो सकती है, उनकी बीमारियों की सुविधा हो सकती है। हमारे प्लेटफॉर्म पे जो कोरोना काल में ट्रैफिक बढ़ा, कंसल्टेशन बढ़ी, 3 गुना बढ़ी थी, तो हमें लग रहा था कि कोरोना काल के बाद कम हो जाएंगी, लेकिन वो 25% और बढ़ गई। तो वो बढ़ता जा रहा है और अब इस ट्रेंड को रिवर्स करना बहुत मुश्किल है।
जी डॉक्टर पुनीता जी, आप डॉक्टर्स के साथ काम करती हैं, उनके लिए सुविधाएं या उनके लिए पॉलिसीज़ में चेंज करने का काम आप करवाती हैं, एक प्रेशर ग्रुप है। तो कोरोना काल में जिस तरीके से डॉक्टरों को, क्योंकि डॉक्टर अपना काम तो अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि वो डॉक्टर नहीं देख पा रहे, उनको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा, तो ऐसे में आप लोगों ने कुछ एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टरों की मदद की उनको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? डेफिनेटली हमारा जैसे कोविड आया उससे पहले डेफिनेटली हमारे डॉक्टर्स को इन पर्सन देखने का एक अनुभव था कि इन पर्सन ही हम देखेंगे। कुछ ब्रांचेस में जैसे मेडिसिन में टेलीमेडिसिन की सुविधा स्टार्ट हुई थी, लेकिन बाकी ब्रांचेस तो पेशेंट को देखे बिना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कोविड में जैसे हमारा कोविड स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, तो हमें टेली कंसल्टेशन पे आना पड़ा। इसके लिए हमें न्यूज़पेपर में हम लोगों ने ऐड भी दिया और उसमें लिखा हमने डॉक्टर्स का विद स्पेशलिटी, हमने विद फ़ोन नंबर एंड स्पेशलिटी एडवर्टीजमेंट दिया। पेशेंट्स के लिए भी डेफिनेटली पहला अनुभव था, बिना पेशेंट को डॉक्टर को दिखाए वो अपनी दवाई लें या ना लें, उसके लिए काफ़ी एप्रीहेंशन था, काफ़ी कॉल्स भी आए हमें। बट जो हल्की फुल्की बीमारियां थी वो उसके लिए तो उन लोगों को काफ़ी आराम आया। इवन उनको ये पता करना आसान हो गया कि हम किस हॉस्पिटल में जाएं एडमिशन के लिए, वहाँ बेड की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। ये सब चीज़ें कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जो सर्विसेज ने काफ़ी हेल्प की। और हमारे कुछ डॉक्टर्स ने ये टेली कंसल्टेशन का स्टार्ट रखा है और उन्होंने खुद एडवर्टीजमेंट अपनी तरफ से भी किया कि आप हॉस्पिटल मत आइए। दैन वीडियो कंसल्टेशन का एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ कि वीडियो कंसल्टेशन में पेशेंट को आप देख भी सकते हो और उसके सिम्टम्स वगैरह से पूछ के उसकी फेशियल कंडीशन, उसकी एक्सप्रेशंस एंड उसकी जो आपको ब्रेथ कैसे आ रहा है, सांस तो नहीं चढ़ रहा है, और वो अपने सामने मॉनिटर दिखा देता अपने घर में कि मेरी ऑक्सीजन सैचुरेशन इतनी है, मेरा पल्स इतना है। तो उससे एटलीस्ट हम उसको ये गाइड कर पाए कि आपको अभी इससे नीचे जाने पे आपको हॉस्पिटल में आना है और किस हॉस्पिटल में आना है। तो डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म जो डिजिटलाइजेशन का है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बाहर के देशों में बहुत सक्सेसफुल था, हमारे देश में नहीं स्टार्ट था, क्योंकि हमारे देश में लोगों को जब तक टच ना करा जाए उनको एक डॉक्टर वाली फील नहीं आती कि हमने डॉक्टर को दिखाया है जी। और हमारे एक दो यंग डॉक्टर्स हैं हमारे IMA के, तो उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सर उपचार कर रहे हैं, उन्होंने भी ऐसे अपना एक सलाह करके पोर्टल स्टार्ट कर लिया कोविड को देखते हुए। तो आई थिंक ये ऐसे सलाह उपचार ऐसे नए पोर्टल्स खुलेंगे और दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है तो उनको डेफिनेटली फ़ायदा होएगा। उन डॉक्टर्स ने ज्वाइन भी किया हुआ है इसमें, मैंने उनको जूम पे ज्वाइन करवाया था। तो ये बहुत अच्छी पहल है। और जैसे हमारा आत्मनिर्भर है तो आई थिंक इसमें भी हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं और डॉक्टर्स को भी समझ आ गया है कि विदाउट टेली कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन उनको आगे थोड़ा सा मुश्किल होएगा एंड कंटिन्यू होगा ये चीज़। डॉक्टर सुशील, यही मैं जानना चाहूँगा कि आप एक हॉस्पिटल की चेन चलाते हैं और चूँकि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप समझते हैं इस बात को, तो ये कोरोना ने काफ़ी ये पूरा जो डायनेमिक से चेंज कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि हेल्थ केयर या मेडिसिन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डॉक्टरों के लिए करना कितना ज़रूरी हो गया है अब, और उसको क्या अब अपना लेना चाहिए? वो समय आ गया है कि हॉस्पिटल से बाहर आप आना ना पड़े और डिजिटल के माध्यम से आप उपचार कर सकें। देखिए, लेनिन ने एक बहुत फेमस सेइंग कही थी कि देयर आर डेकेड्स व्हेन नथिंग हैपेंस एंड देन देयर आर डेज इन विच डेकेड्स हैपन। तो कुछ दशक निकल जाते हैं और सब कुछ सेम रहता है, और हम मेडिकल फील्ड में मुझे लग रहा है कुछ सेंचुरीज निकल गए और हम ऐसे के ऐसे ही रहे, कुछ भी ज़्यादा नहीं बदल पाए। बट कुछ दिन आए कोरोना काल और सब कुछ सडनली चेंज हो गया। और हम क्योंकि सेमी अर्बन रूरल एरियाज़ में काम करते थे तो जैसे हर आलसी आदमी अपने आप को समझा लेता है कि अरे ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है या ये हो ही नहीं सकता, आप क्यों मेहनत कर रहे हो। तो हमने भी अपने आप को समझाया हुआ था कि क्योंकि हम गांव में काम करते हैं तो कम्युनिटी रेडी नहीं है, टेली कंसल्टेशन कौन करेगा, हमारे पास डॉक्टर्स की इतनी कमी है, वो बेचारे हॉस्टल्स में इतने बिजी रहते हैं, कहाँ से टेली कंसल्टेशन के लिए टाइम निकालेंगे। तो हम लोग बड़े आराम से अपने रूटीन में चलते रहते थे कि आप हॉस्पिटल जाइए, काम करिए, घर आ जाइए। और सडनली फिर लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, OPD ज़ीरो, इलेक्टिव सर्जरी ज़ीरो। और फिर जैसे रीड हॉफमैन कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो पहाड़ से कूदने के बाद सोचते हैं कि पैराशूट कैसे बनाए हम लोग, अब कुछ बनाना शुरू करते हैं। तो हम खुद नहीं कूदे, हमें किसी ने धक्का दे दिया फिर से, तो हम गिरे और समझ नहीं आया कि अब अचानक खाली हॉस्पिटल में क्या करें। तो हमने 2 दिन में अपना टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म शुरू किया विदिन 2 डेज़। और पहले महीने में हम 35,000 टेली कंसल्ट्स कर रहे थे अपने 14 हॉस्पिटल्स में। पहला पेशेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए आप मानेंगे नहीं, कैथल जैसे शहर में एडमिट हो गया इंटायरली थ्रू टेली कंसल्टेशन। वो कभी आज तक हॉस्पिटल नहीं आया था, सिर्फ फ़ोन पे बात करी, वीडियो पे बात की, डॉक्टर से बात की, ये प्रॉब्लम है, और वो आके सर्जरी करा गए, प्योरली इलेक्टिव। जो आज से 2 साल पहले कोई सोचता भी नहीं था कि कैथल जैसे शहर में होगी सर्जरी, वो बिना हॉस्पिटलाइज हो गई। तो ये जो बिहेवियर चेंज है ये बहुत स्टिकी है, ये इरिवर्सिबल है। और जो लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना के बाद ख़त्म हो जाएगा,
ये वही लोग हैं जो कहते थे कि आप कपड़े बिना छुए और बिना पहने बिना ट्राई करे नहीं खरीद सकते। तो जो लोग टेली कंसल्टेशंस, डिजिटल हेल्थ नहीं अपनाएंगे वो आज से 1-2 साल बाद बहुत मुश्किल में आने वाले हैं, मेरा ये मानना है। कम्युनिटी को एक आदत पड़ गई है, कंफर्ट की आदत पड़ गई है, घर में फ़ोन से आप आराम से टॉप डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ही एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, वो आपसे 500 किलोमीटर दूर भी रह सकता है, लेकिन ब्लड शुगर के लिए अपने आप उससे डेली बात कर सकते हैं जब आप चाहें, बेस्ट एडवाइस ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और फ्यूचर में मुझे लगता है जैसे ही 5G आएगा बहुत कुछ सडनली चेंज हो जाएगा और फिर फिजिकल कंसल्टेशंस आई थिंक वो एक्सेप्शन हो जाएंगी रूल के बजाय। तो जैसा कि पहले बात हो रही है कि सिर्फ आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा सर्जरीज़ के लिए, डिलीवरीज़ के लिए, और वो भी मुझे लगता है दूर नहीं है दिन जब वो भी आपके घर पे हो सकता है। आजकल शुरुआत हो चुकी है, न्यूयॉर्क में बैठे हुए सर्जन ने फ्रांस में एक मरीज़ का ऑपरेशन कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन भी बहुत दूर है जब आप घर बैठे और तरह के इलाज भी करा सकते हैं। जी रजी, ये डॉक्टर सुशील ने बहुत सही बात बोली कि सबको अचानक से सीखना पड़ गया और हम उसमें, आप तो टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं, लेकिन जैसा भी उन्होंने लास्ट में बोला कि न्यूयॉर्क से बैठ के अगर उन्होंने इलाज कर दिया तो एक बात आती है डिफ़िकल्टी की और एक अफोर्डेबिलिटी की। तो आपका क्या मानना है कि जो अगर हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे तो क्या ये अफोर्डेबल होगा या जो इसकी डिफ़िकल्टीज़ है वो आसान होंगी आने वाले समय के साथ? देखिए, बड़ी बेसिक सी चीज़ है। गांव में कहा जाता है कि 30-35 हज़ार डॉक्टर हैं 6 लाख गाँव में, और टियर 2 टियर 3 में 1:5000 की रेशो है। और तो आपके 6-7 शहर हैं जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर कंसंट्रेटेड है। तो अब डॉक्टर्स को उठा के गाँव तो भेजा नहीं जा सकता, ना ही इतने सारे हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस खोल सकते हैं कि आप 85,000 डॉक्टर्स को ट्रेन करो हर साल। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू इस चीज़ को ब्रिज किया जाए। मैंने हमेशा यही देखा है, आप किसी भी इंडस्ट्री में देखें तो टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग में एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा महंगा लगता है, बट ओवर टाइम वो ऐसी एफिशिएंसी ऐड करता है कि उससे खर्चा कम हो जाता है। अब जैसे हम देखते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे पर डॉक्टर कितनी कंसल्टेशन होती है, तो हमने 50 की लिमिट लगा रखी है, तो 50 वो दिन में कर देते हैं। और तो एक डॉक्टर 1500 कंसल्टेशन महीने में हमारे प्लेटफॉर्म पे कर रहा है। 10 लाख कंसल्टेशंस होती हैं महीने में। तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि लाखों डॉक्टर इकट्ठे करने हैं। टोटल 5000 डॉक्टर एक्टिव हैं, उनमें से भी 2-2.5 हज़ार डॉक्टर होते हैं, वो सारी कंसल्टेशन कर देते हैं। आप ये सोचो कि 10 लाख करने के लिए आपको अगर फिज़िकल वर्ल्ड में करना है तो आपको मे बी एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल को कंबाइन करना पड़ेगा। तो उतना कैपेसिटी एक्चुअली वो वहाँ पर ज़्यादा है, जो एफिशिएंसी गेन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है वो ऑफलाइन नहीं मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से इनिशियल थोड़ा कॉस्ट स्ट्रक्चर ज़रूर लगता है, बट ओवर टाइम एफिशिएंसी ज़्यादा है। और जो लाइट वेट ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी की सारी डिजिटल मूव हो जाएंगी। अब आप अभी कपड़ों की बात कर रहे थे, अब यूएस में ब्लू नाइल करके कंपनी है, वो डायमंड बेच रही है ऑनलाइन। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो ट्रस्ट डेवलप होता है, सारा खेल ट्रस्ट का हेल्थ केयर में, कि मेरे डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं उनसे वो पेशेंट ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर पेशेंट ठीक होता है तो वो दोबारा आएगा, 4 और लोगों को बताएगा। अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो वो 10 लोगों को बताएगा कि मेरे को ऑनलाइन तो बेकार है। तो एज एन इंडस्ट्री हमारे को बहुत ध्यान रखना है ऑनलाइन प्लेयर्स को कि पेशेंट जो हमारे पास आए वो एक्चुअली ठीक हो जाए, क्योंकि अगर वो ठीक होगा तो हम एज एन इंडस्ट्री हम ग्रो करेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही। ट्रस्ट की बात इस प्रोग्राम में बार बार उठ रही है कि ट्रस्ट एक सबसे बड़ी बात है, चाहे आप फिजिकली करिए या फिर रिमोटली करिए, तो ट्रस्ट लेकिन एक होना चाहिए। आपको क्या लगता है डॉक्टर पुनीता कि जो छोटे शहर हैं जहाँ पे कि जब तक मरीज़ डॉक्टर के पास उसको छू के, सांस फुला के और हाथ देख के ना समझ ले कि क्या बीमारी, उसको लगता नहीं कि मेरे को डॉक्टर ने देखा है, तो क्या ये जो नई हम जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं छोटे शहरों में लगता है कि आप ये कैच करेगी लोग इसको अपनाने लगेंगे? डेफिनेटली इसको कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है लोगों को
कि स्पेशली जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके बच्चे भी डरते हैं कि उनको घर से बाहर कैसे लेके जाएं। तो अगर बुज़ुर्ग टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते तो उनके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो हेल्प करते हैं। वो उनको थ्रू वीडियो कंसल्टेशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाते हैं और ECG वगैरह रीड हो जाती है उसमें। तो अब सबको ही अपना रहे हैं। मेरे हिसाब से छोटे शहरों वालों ने इसको जल्दी अपनाया है क्योंकि उनकी सोच जो है वो बहुत मेरे को लगता है बड़े शहरों वालों से भी अच्छी है। जितना कि अभी हम सोचे फरीदाबाद में जितना टेली कंसल्टेशन उतना शायद नहीं है, लेकिन जैसे सर बता रहे हैं कैथल, करनाल, मेरे पेरेंटल हाउस है करनाल, वहाँ पे लोगों ने टेली कंसल्टेशन को और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ज़्यादा अच्छे से अपनाया है। फरीदाबाद में अभी तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास ही कंसल्टेशन का, टेली कंसल्टेशन का ज़्यादा स्कोप बना है या बड़े हॉस्पिटल्स में है। तो छोटे नर्सिंग होम्स में अभी भी पेशेंट आके चाहते हैं कि हमें फिजिकली देखा जाए, वो टाइम लेके और अपना पर्सनल टाइम लेके उनको दिखाना पसंद करते हैं। बट डेफिनेटली जो रिमोट विलेजेस हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसका हमें बहुत ज़्यादा प्रचार करना चाहिए कि हम इस चीज़ को बताएं कि आपको दूर रह के भी आपकी जो सिंपल बीमारियां हैं उसको हम देख सकते हैं। तो जितना इसका एडवर्टीजमेंट होगा, जितने ये जैसे उपचार सलाह जैसे एंटरप्रेन्योर आगे आएंगे तो ये इसका फ़ायदा होगा लोगों को और लोग अपनाएंगे। जी, हमारे साथ करीब 30 से ज़्यादा डॉक्टर्स भी जूम के ज़रिए जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनको मौका देंगे जो हमारे गेस्ट हैं उनसे बात करने का, क्योंकि बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण यहाँ पर डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आज की ज़रूरत बन गया है और ये आने वाले समय में भी इसकी उपयोगिता रहेगी। इसलिए डॉक्टरों को इसके बारे में सोचना चाहिए, सीखना चाहिए, बल्कि डॉक्टरप्रेन्योर्स बनना चाहिए। हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।